नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और लेकर हाजिर आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम चर्चा है खास। और इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं देश विदेश से जुड़ी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की। और विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक कृपिन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चा है खास की शुरुआत जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों के परिणामों के साथ। सर, जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम करते हुए रिकॉर्ड जीत हासिल की है। तो इन चुनावों के परिणामों का आप पंजाब की राजनीति पर क्या प्रभाव देखते हैं? 2027 के चुनाव भी आने वाले हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की समझता हूँ। और 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उनका संकेत, क्योंकि एक साल बीच में 14-12 महीने बीच में है, तो उसका एक संकेत है पंजाब के मतदाता। इसको ऐसे समझें कि पंजाब गांव में बसता है 65-70%। और ये ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो है चुनाव हुए, जो ग्रामीण मतदाता ने दिए वो मतदाता, और इसमें 62% वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं, कांग्रेस को मिले हैं यहाँ 18%, अकाली दल को मिले हैं 13% और भाजपा को मिले हैं 2% सिर्फ। और इस देखिए, जब 2022 में आम आदमी पार्टी आई थी, पंजाब सत्ता में आई थी, तो उस समय दो कारण में जो इसके सत्ता में आने के थे। एक तो था कि जो पिछली सरकारें थी, चाहे वो 17 की अकाली दल की थी, कांग्रेस की 17-22 की रही, उससे पहले 12-17 के अकाली दल, उन 10 साल का जो पीरियड था उसमें लोग, पंजाब के लोग थके हुए थे। उनके कई कांड थे, उसमें से बेद के कांड अकालियों के कारण बने, फिर ये नशे के तस्करों कांग्रेस के समय बने। मैं एक शब्द में कहूँ तो कुछ शासन जो था दोनों अकाली भाजपा और कांग्रेस का, उससे लोग पंजाब थका हुआ था, बदलाव चाहता था। और बाई का जो माहौल था उसमें दिल्ली के सुशासन की बात, केजरीवाल के नाम पे जो बाई के चुनाव जीते गए वो केजरीवाल के नाम पे और दिल्ली के सुशासन के नाम पे जीते गए पंजाब में। क्योंकि जिसको भी टिकट दी 92-93 जितने भी सीटें उस समय आई, एक लहर चली, आंधी चली, आपकी बदलाव सारा आ गया पंजाब में। और जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं, वे नॉर्मली जो सत्ता में आती है पार्टी वो जल्द कराने की कोशिश करती है, साल के भीतर तक लहर का लाभ मिले। क्योंकि 2017 में कांग्रेस आई तो 2018 में उन्होंने कराई, और वो कितनी सीटें मिली वो रिकॉर्ड है अपने अपने। तो इन्होंने 4 साल करीब 25 जाने वाला दिसंबर 10-12 दिन रहते हैं, तो करीब 4 वर्ष गए। 4 वर्ष के बाद, क्योंकि इस 4 वर्षों में मान सरकार पर बहुत विपक्ष ने एक नहीं अनेक आरोप लगाए और ये कहा कि दिल्ली से कंट्रोल हो रही है, वो ये मतलब जितने भी हुआ था। पर जो तरन तारण का उपचुनाव जीतना और उसके बाद ये जीतने, क्योंकि ये जो ग्रामीण क्षेत्र में या तो कांग्रेस के बेस आधार था या अकाली दल का। अब ये पंथक और दूसरे दोनों धाराओं को सामने रखते हुए आम आदमी पार्टी की इस जीत का ये समझें कि ये अब अपने पांव पे पंजाब में खड़ी है। मैं समझता हूँ कि संगठन जो स्तर था वो उसकी मजबूत थी। आम आदमी पार्टी ने 1000 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल, 1500 कितनी सीटें हैं और 200 कितनी से ज्यादा जिला परिषद जीते, और ये सारे क्रीमी क्षेत्र हैं और सारे, और इन पे रोप विपक्षी दल यही लगाता था ना, कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है इस समय। अब उनकी स्थिति क्या है, कांग्रेस की एक बार आ जाए, उनको इनके जो सीटों के नंबर देखें, एक तो वोट परसेंट देखें 12 से 18, फिर सीटों के नंबर भी इसी तरह से कम है। और तीसरी आ गई अकाली दल। अकाली दल यहाँ पे मैं समझता कि वो एक अकाली दल के सुखबीर बादल के लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि देखिए 2015 में बेअदबी का मामला बब्बे कलां से शुरू हुआ, उसके बरगाड़ी के कारण आ गया। फिर अब 2015 अब 2025 10 साल बाद वहाँ के जो मतदाता ने दोबारा सुखबीर के अकाली दल बादल के जो उम्मीदवार जीते हैं, बरगाड़ी में भी जीते हैं, बुर्ज में भी जीते हैं, बब्बे कलां में भी जीते हैं, और वापसी एक वहाँ पे बठिंडा माजवा साइड में उनके मालवा साइड पे क्लीन स्वीप एक तरह हुई।
ये संकेत है कि अकाली दल सुखबीर बादल की वापसी पंजाब की राजनीति में हो रही है, और इसके विपरीत जो बागी धड़ा जिन्होंने अकाली दल पुनर्गठित की गई थी उनकी जो कम हो रही है, उनकी मतलब इस चुनाव में उनका कहीं कोई ऐसा महत्वपूर्ण स्थिति नहीं बनेगी वो उनको देखा जाए। रही बात भाजपा की, भाजपा का 2% वोट मिले हैं, और जहां पर उनको सफलता मिली है वो पठानकोट क्षेत्र में, जहाँ पे अश्विनी शर्मा कार्यकारी प्रधान जो पहले प्रधान थे कार्यकारी प्रधान, उस क्षेत्र में मिली है, बाकी कहीं भी उनको नहीं मिली। गांव में तो विशेष रूप से नहीं मिली कुछ अपने। तो ये दोनों चीजें ये सारी अगर आप एनालिसिस करें तो ये एक बात समझ लगती है कि आम आदमी पार्टी अब 2027 के चुनाव अपने संगठन स्तर पे उनका संगठन मजबूत हो रहा है, तो उनका आधार है पंजाब में एक स्थायी, मैं समझता हूँ, क्योंकि पहले सिर्फ हवा लहर थी, हवा लहर को उन्होंने जड़ में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जब आप जीतते हैं तो इसका मतलब शहरी में तो आपको पहले है जो है, ग्रामीण क्षेत्र ही डोमिनेट करता है पंजाब में, क्योंकि जितने मुख्यमंत्री हैं सारे उनकी पिछोकड़ जो देखे ये मान से लेके पहले 66 से लेके अब तक वो गांव से उनकी पृष्ठभूमि साहब। तो ये गांव में उनका जो आम आदमी की जिला परिषद और है, ये एक संकेत पार्टी को भी है, पर इसके साथ साथ एक अच्छा संकेत है, मतलब उनको पार्टी को उत्साहित करती है, लेकिन एक चिंता का विषय भी है कि इनके कई दिग्गज के क्षेत्रों में इनके उम्मीदवार हारे हैं, चाहे वो मतलब ये स्थिति कांग्रेस की भी आई है, कांग्रेस के भी जो राजा बड़िंग या उनके क्षेत्र के हारे हैं, इनके मिथेर हारे हैं, इनके जो स्पीकर डाले उनके हारे हैं, और एक दो एमएलए उनकी जगह पे जो उनके उम्मीदवार थे गांव में वो हार गए। तो ये रहता है कि आम आदमी पार्टी की पकड़ मौजूद है, उनके दिग्गजों की धरातल पे कहीं ना कहीं कमी है, उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ओवरऑल पार्टी तो खुश है, उत्साहित है, और एक साल है, और इस मोमेंटम को बनाना अब आम आदमी पार्टी बनाए रखना मतलब स्थायी तक, ये एक चुनौती है। इस चुनौती के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस पे दबाव बढ़ेगा। एक साल बीच में रह गया है, तो उसको इस जो मोमेंटम बना है, जो जीत का एक दौर, एक हवा बनी हुई, उसको बनाए रखना ये आम आदमी के लिए चुनौती होगी, मैं समझता हूँ। आगे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे जी राम जी बिल की। सर, मनरेगा का नाम बदलकर बीबीजी राम जी रखने संबंधी बिल दोनों सदनों में पारित हो गया, लेकिन कांग्रेस ने इस बिल को लेकर जो है वो सियासी घमासान किया। तो आप इस विधेयक पर मचे सियासी घमासान पर क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई? देखिए, दो तरह की इसमें आपत्ति है। पहली तो है कि उन्होंने नाम की जो आपत्ति है, दूसरी है कि ये पुराने को खत्म करके ये सारा। देखिए, इस समझने की जरूरत है कि जो 2005 में ये शुरू हुई थी मनरेगा, मनरेगा के 20 साल चले। इस 20 साल में मनरेगा की अपनी यूटिलिटी रही है, कोविड के समय भी, और उसके साथ साथ जो बेरोजगारों को रोजगार भी मिला, विशेष रूप से महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उनको रोजगार मिला 100 दिन की जो है। अब इन्होंने इसका नाम भी बदल दिया और 100 दिन से 125 दिन कर दिया। इसमें जो बुनियादी अंतर आया वो आया कि इन्होंने जो वर्क क्लासिफिकेशन कर दी। 4 मुद्दों में, आप पहले था कोई भी काम कर ले, कोई भी कर ले, एक डिपार्टमेंट करे दूसरा करे, वो चल रहा था। और इन्होंने अब कर दिया कि जल संरक्षण में आ जाए बुनियादी ग्रामीण ढांचा, उसमें आ जाए रोजगार का बुनियादी ढांचा, और वातावरण को लेकर, ये 4 है। और इन चारों काम करने के लिए भी वहाँ की ग्राम पंचायत की मंजूरी जरूरत है। तीसरी बात उन्होंने कर दी कि जब फसल की कटाई के 60 दिन है, वहां पे मनरेगा उस समय जब वी जी राम जी ये नहीं चलेगी, स्कीम बंद रखेगी 60 दिन, ताकि किसान को मजदूरी की कठिनाई ना पेश हो। अगर मनरेगा साथ चले भी जी राम जी की योजना चलेगी तो फिर लेबर की प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन्होंने वो 60 दिन। तीसरी बात जो उन्होंने की है कि पहले राज्य सरकार को तो 10% शेयर था, अब उन्होंने 40% कर दिया सरकार है। अब 40% ये अपने आप में एक अगर व्यवहारिक तो है, केंद्र सरकार चाहती है कि, क्योंकि जो पहले 20 साल चले उसमें ये घपले भी आए कि पैसे का मिसयूज बहुत हुआ है, क्योंकि लगता है 10% या 90% सरकार ने देना, तो आप जहाँ
जो मर्जी जिस मर्जी ढंग से उसको इस्तेमाल कर लिया। अब तो इस्तेमाल करने का हो गया, ग्राम पंचायत का हो गया, और फिर 40% राज्य सरकार का हो गया। तो इससे एक थोड़ी परिस्थितियां बदल गई, काफी बदल गई, थोड़ी काफी बदल गई। अब मुश्किल ये आएगी कि जो सरकारें या राज्य सरकारें पहले कर्ज में डेफिसिट में चलते हैं, उनके बजट ही, वो 40% कैसे निकालेंगे, ये एक अपने अपने समस्या है। क्योंकि इकोनॉमिक डिसिप्लिन अब जरूरी हो गया, राज्य को भी, केंद्र ने अपने को भी किया कि उसके पैसे 90% जा रहे हैं तो उन्होंने 60 पे ले आए, 40 राज्य के जिम्मेदारी, तो केंद्र ने अपने पैसे भी बचाए और राज्य की जिम्मेवारी बताई, और आर्थिक स्थिति से भी। अब समस्या यह है कि जो घाटे में चल रहे हैं, जिनके पास बजट ही नहीं, जो कर्ज लेके चल रहे हैं राज्य, वो कैसे इसको अपनाएंगे, इसके बारे कोई ना कोई मिडवे निकलना चाहिए, ताकि चाहे वो किस्तों में दें 40%, 10 करके करें, कुछ मतलब इंस्टॉलमेंट कर लें उसके, ताकि योजनाएं आम आदमी को इस बात की परेशानी ना हो कि जो ये सारा बना तो बेरोजगार के लिए, गरीब के लिए, उनको इस राजनीति में ना घसीटा जाए कि राज्य सरकार अपना 40% शेयर नहीं दे रही तो वो योजना ही बंद हो जाएगी। ये एक बेसिक मुद्दा ये समझ। दूसरी बात आ गई वीबी जी राम जी की। अब ये एक चीज समझने की है कि जो कांग्रेस थी, आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद जितनी भी योजनाएं, आज़ादी से पहले नेहरू गांधी डोमिनेट करते रहे कांग्रेस में, तो आज़ादी मिलने के बाद जितनी भी योजनाएं बनी उनमें या नेहरू है, पहले महात्मा गांधी, फिर नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, इनके नाम चले। अब जब बीच में अटल जी के बाद भाजपा जब जहां भी आई, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे भी और दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे भी कर दिया। अब प्रधानमंत्री वहां पे राष्ट्र स्तर पर देखे तो प्रधानमंत्री ने कई ऐसी योजनाएं जिनमें नाम की जगह प्रधानमंत्री योजना कर दी है, कि अपना नाम नहीं, प्रधानमंत्री योजना का नाम चलेगा। इसी तरह मुख्यमंत्री योजना चलनी चाहिए, व्यक्ति की बजाय पद का नाम। और ये जो हल्ला हमारा है, ये नाम की तो पहले ही चल रही आ रही है, बदलते रहे नाम अपना, रही है जी, राम शब्द बिल्कुल सर। मुद्दा तो ये बेसिकली। अब ये सोचने की बात है कि जिस नाम पे जिस आदमी या पार्टी को सत्ता मिलती है, अगर उनको गांधी नेहरू नाम आज भी उठाए बैठे, 70 साल उन्होंने इस बात का, कांग्रेस ने उस नाम की कमाई खाई है, तो भाजपा ने तो राम की कमाई खाई है, हिंदुत्व की कमाई खाई है। तो भाजपा उस नाम को कहीं ना कहीं दाएं बाएं घुमा कर लाएगी, क्योंकि उसने राम और हिंदुत्व के नाम पे सत्ता में आई। और जो संघ और भाजपा जो 100 साल से इनकी गालियां खा रहा है, विपक्ष की निशाने पे है, तो जब उनको सत्ता आ गई तो वो भी करेंगे। ये राजनीति है, इसमें परेशान होने वाली की बात है। किस सरकारों ने जब अतीत में जाए तो कांग्रेस की सरकारों ने बदले नाम, प्रदेश स्तर पे बदले गए, राज्य स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे बदले गए। तो ये जिसको एक राजनीतिक सुविधा या जिस नाम पे चले राजनीति, तो हर पार्टी जो सत्ता में आएगी वो उसको नाम देगी। तो भाजपा का तो सारा जो केंद्र बिंदु हिंदुत्व और भगवान राम के नाम पे, तो उसको नाम पर रखेंगे। इसमें वो भी उन्होंने इनडायरेक्टली रखी, वो सीधे नाम पे तो नहीं रखी, इनडायरेक्टली उन्होंने इंग्लिश के हिसाब से बनाया कि राम जी बन जाए। तो ये एक नेचुरल वे है, इस पे इतना हो हल्ला नहीं, क्योंकि ये कोई विदेशी नाम नहीं है। राम भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु अगर है भी है, मान इनडायरेक्टली उन्होंने लिया भी है, तो भारतीय परंपरा का जो संस्कृति, सभ्यता, अतीत, वर्तमान सब राम पे ही निर्भर, केंद्र बिंदु वो ही है। तो इतना होल्ला नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट करके आगे चलना चाहिए। सुनिश्चित वो करना चाहिए कि इस सारी चीज में आम आदमी को हित ना प्रभावित हो, उसको जो बेसिक सुविधा या जो हम विकास की बात करते हैं या उसके रोजगार की बात करते हैं वो पहुंचे, बस ये समझने की बात। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और बात करेंगे नितिन नवीन की। सर, नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने सबको चौंका दिया है, तो इस नियुक्ति के पीछे भाजपा की क्या रणनीति हो सकती है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नितिन नवीन जो है ये 45 साल के, और पार्लियामेंट बोर्ड ने भाजपा के लिए नहीं है। ये आपने जो चुकाने वाली बात की है कि भाजपा के नहीं, भाजपा के बाहर जो है वो भी जो हो गया, कैसे एक नया नाम निकलाया, जबकि
सच्चाई ये है कि ये तीसरी वीक का नाम है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तब के जुड़े हैं जब नरेंद्र मोदी ने 2011 में एकता यात्रा बिहार से शुरू करके श्रीनगर गए थे, तो ये तब उनके साथ ये उनको तो एक बात माने कि प्रधानमंत्री मोदी जिस चेहरे पे विश्वास करते हैं उस विश्वास को उन्होंने बरकरार रखा, चाहे वो उनके मंत्रिमंडल में देखे, उन्होंने हर उस आदमी को अपने साथ रखा जो उनके भरोसे पे रहा या जिसका चेहरा उनको लगा कि ये चेहरा भविष्य के लिए भी पार्टी के हित में है और ये इसको संभालना है, तो उन्होंने संभाला। जहाँ तक नितिन की बात है तो ये छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, वहाँ पे इनके परफॉर्मेंस अच्छी थी। अभी बिहार जीते हैं भाजपा में, वहाँ पे ये 5 विधायक और संगठन सदस्य पे इनका बिहार में इनका नाम चलता है, जानते पहचानते। इनके पिताजी भी थे और उनकी मृत्यु के बाद ही इनके अचानक मृत्यु के बाद इनको राजनीति में आना पड़ा और ये तो ये नितिन नवीन अपने आप में एक बिहार का चेहरा तो थे, अब राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र के रूप में मैं समझता हूँ कोई लेके आए। और तीसरी पीढ़ी आ गई। देखिए भाजपा में 3 पीढ़ियां हैं, ये तीसरी पीढ़ी मैं क्यों कह रहा हूँ। एक पीढ़ी वो थी जो राम जन्मभूमि के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, अडवाणी उनसे पहले वो जो नेता थे उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। कल्याण जी वो बिहार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो एक पीढ़ी तो वो निकल गई। दूसरी पीढ़ी वो आ गई जो 2014 में सत्ता में आ गई। वो उस पीढ़ी का जो है वो सत्ता में आ गए 2014 से 2025, 11 साल उन्होंने एक पीरियड वो पीरियड निकल गया। उन्होंने सत्ता सुख भी ले लिया, वो अब मैच्योरिटी की तरफ है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनके बाद। अब तीसरी पीढ़ी ये आई, ये तीसरी पीढ़ी है जिस पे ना तो राम जन्मभूमि का बोझ है, ना वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इस तरह बोझ है। ये लेके आए जिनकी आस्था राष्ट्रवाद में है और दूसरे ये संघ से जुड़े। देखिए ये फैसला जो कार्यकारी अध्यक्ष का था, ये फैसला संघ की सहमति के बिना नहीं हो सकता। तो संघ की सहमति के मतलब ये है कि ये राष्ट्रवाद के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को भी समझते हैं संभालने के लिए, और इसके साथ विकास की बात। ये 3 चीजों का मिश्रण तीसरी पीढ़ी से आशा की जाती है। क्योंकि ये जब इससे पहले देखिए अगर राजस्थान में भी जो पहली दफा एमएलए बने उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, मध्य प्रदेश में भी इस तरह बनाया गया। तो ये अगली पीढ़ी तीसरी जनरेशन है जो अगले 3 दशक तक या 2 दशक तक पार्टी के विचार को, उसकी विरासत को और विकास देश के साथ साथ लेके आगे बढ़ने के लिए वो एक ट्रेनिंग। देखिए इससे पहले नड्डा जी जब बने थे 2019 में, तो वो भी इसी तरह से पहले कार्यकारी, फिर 2 महीने बाद उनको इसी तरह इनकी स्थिति बनी हुई है। आज ये कार्यकारी है, जनवरी फरवरी में जब उनके चुनाव भाजपा के पार्टी प्रदेशों के अध्यक्ष के हो जाएंगे तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने की संभावना, बशर्त कि ये जो इस पीरियड में अपनी जिम्मेवारी में सफल रहे। मतलब ये एक चुनौती है इनको अपने आप में राष्ट्र स्तर पे स्थापित करना। क्योंकि तीसरी बात जो मैं समझता हूँ कि देखिए भाजपा की राजनीति की दृष्टि से भी और राष्ट्र की राजनीति से भी उत्तर प्रदेश और बिहार की बहुत बड़ी भूमिका है। तो एक बिहार का चेहरा जब भाजपा अपने, और फिर ये कास्ट समाज के हैं, बाकी तो पिछड़े या ओबीसी या उनसे जो ये चेहरा है लेके आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो स्वर्ण जाति के जुड़ा हुआ, तो इस तरह उन्होंने जात की जो संतुलन है वो भी बनाया। दूसरी बात जब जो भाजपा के नेतृत्व के दिमाग रही होगी कि बिहार और उत्तर प्रदेश ये राष्ट्र राजनीति को, जो सेंटर की संसद के सदस्यों की संख्या वो प्रभावित करती है। तो बिहार का चेहरा जब अगली दफा सामने होगा तो इसका मतलब बिहार के आधार भी वह मजबूत होगा भाजपा, और इसका लाभ फिर पार्टी को मिलेगा। तो ये एक तरह से दूसरी एक और बात हम समझते कि परिवारवाद खत्म हुआ। यहाँ पे जैसे कांग्रेस में एक के बाद दूसरा तीसरा वो चीज़ नहीं बनती। जब क्षेत्रीय दल भी हैं जिनमें एक के बाद दूसरा, बाप के बाद बेटा बेटा आगे चलता है, तो इस एक नियुक्ति से ये भी संकेत संदेश मिलता है कि भाजपा संगठन में वृद्धि करता है, विचारधारा में वृद्धि करता है, और इसलिए परिवारवाद को नकारता है। ये कहाँ से एक साधारण कार्यकर्ता जो
अपनी मेहनत लगन से अपने काम से ऊपर अपनी पहचान बनाई और उसको राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष का मिला, जिसको नितिन नवीन के खुद का ये था कि मुझे नहीं पता था कि एकदम ऐसे मुझे जब संदेश मिला तो मैं भी बचका रह गया कोई ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे कैसे मिल गई। तो ये दर्शाते हैं कि पार्टी की सोच केवल कहने तक नहीं है कि परिवार का विरोध करने में भी है, कि उन्होंने एक युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को एक मौका दिया है कि आगे अगले 2 दशक या 3 दशक तक वो चले। तो ये एक भारतीय राजनीति के हिसाब से अच्छी बात है। परिवारवाद खत्म और नई जनरेशन आ गया है, तो अच्छी बात है, इसका स्वागत योग है। आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में बात करेंगे राणा बलाचौरिया की। सर मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की हत्या के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। अब विपक्षी नेता कानून के मुद्दे पर पंजाब सरकार को या कहें कि प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं, उन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है। तो आप इस पर क्या? देखिए, कानून व्यवस्था का प्रश्न तो है ही है, क्योंकि इससे पहले भी कबड्डी के 1-2 खिलाड़ी जलंधर में भी हुआ था, उनकी हत्या हुई है। और इसके साथ साथ अगर इससे और आगे मैं जाता हूँ कि पिछले दिनों में अमृतसर में स्कूल बंद की धमकी दी, जलंधर में स्कूल बंद की धमकी, लुधियाना में जेल में उन्होंने कैदियों ने पुलिस पर हमला किया। इसको मैं, ये कानून व्यवस्था तो है अपने आप में, इसमें कोई दो राय नहीं मैं इसमें, पर मैं इसको और आगे जब बढ़ के देखता हूँ कि इस सारी घटनाक्रम में देखें तो ये जो विदेशी हैं जो हाथ में कहता हूँ, क्योंकि विदेशों में बैठे के गैंगस्टर जितने, चाहे जेल में वो कुछ हुआ है, चाहे वो स्कूलों को धमकियां मिली हैं, चाहे वो कबड्डी के बने, ये जो विदेशी देशों में बैठे गैंगस्टर हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि पंजाब सरकार ने पिछले 4-6 महीने से जो नशा तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया या अपराधियों के विरुद्ध जो चला है, जो अवैध हथियार और नशे का काम करते हैं, अब जब जब उन पे दबाव बढ़ता है तो वो फिर आप दूसरा विकल्प ढूंढते हैं कि उनको पैसा कहाँ से आए। यो कबड्डी, बॉक्सिंग और कुश्ती, ये ऐसी गेम है, सट्टेबाजी तो हर जगह लगती है, क्रिकेट में भी लगती है, पर यहाँ पे खिलाड़ियों को आप अपने काबू में कर सकते हैं या उनको एक दबका या उनके प्रभाव या दबाव बना के। ये प्रति यहाँ पे नहीं है, ये अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ पे भी जाए, बॉक्सिंग के वहाँ पे भी डॉन है, वहाँ पे इलाके अपने अपने वो भी करते हैं। और वहाँ पे तो पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि सट्टेबाजी और ये स्कूल कॉलेजों में पहुँच गई है, बच्चे अब लगाना शुरू हो गए सट्टेबाजी। तो ये जो नशेड़ी या अपराधी वृत्ति के वाले आदमी हैं, इनके निशाने पे अब मैं समझता हूँ ये खिलाड़ी, चाहे कुश्ती के होंगे, चाहे बॉक्सिंग के होंगे, चाहे कबड्डी के होंगे या दूसरी गेम के होंगे, तो इनकी कोशिश ये है कि इनको अपना मोहरा बना के खिलाया जाए। जो ये प्रमोटर भी थे कबड्डी के, तो वहाँ अगर आप अतीत में जाए तो हमारे जो पंजाबी के गायक हैं उन पे भी इन्होंने गैंगस्टर ने आज भी धमकियाँ मिलती हैं और सारे। तो ये विदेशों में बैठ के जो एक रिमोट से काम चलता है, तो ये केवल पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि सरकार अपनी जगह करे, जहाँ पे कमी है करे, पर केंद्र सरकार को भी एजेंसियों के थ्रू जो विदेशों में बैठे गैंगस्टर उन पे नजर रखने की जरूरत होगी, क्योंकि अकेली राज्य सरकार विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के काबू में, ये तो केंद्र सरकार को भी लिस्ट बनाकर भेजनी पड़े। कुछ बनी है, कुछ काम चल रहा है, जैसे उनके गोवा वाले कांड में दोनों आ गए, वो गैंगस्टर तो नहीं थे पर उसका उसमें वो लूथरा ब्रदर आए। इसी तरह जो गैंगस्टर्स हैं केंद्र सरकार को, उनको भी उसी प्रायोरिटी के साथ ला के यहाँ पे कोर्ट सजा देने के लिए, तभी ये स्थिति काबू होगी। क्योंकि ये एक इजी वे है, आप धमकी देके कोई साधारण आदमी, चाहे कोई भी बड़ा है छोटा, लड़ाई के वो सामना गैंगस्टर की सामने करने की स्थिति में नहीं होता, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। जितना जितना दबाव बढ़ता है, जो नहीं बढ़ता है उनका फिर राणा बलाचौरिया की तरह हालत हो जाती है। 10 दिन जिसकी पहले शादी हो, उस स्थिति क्या स्थिति बनी हो,
मतलब सोच के भी आदमी दिल घबराता। तो ये पंजाबियों के लिए भी मैं समझता सामाजिक स्तर पे भी सोचने की बात है कि ये केवल नाम और शोहरत के लिए या सिर्फ दादागिरी दिखाने के लिए जब हम उनको समर्थन या उनको हीरो मानते हैं, क्योंकि ये देखिए प्रवृत्ति चली जब हम पंजाबी गानों में गन कल्चर बढ़ा, हमने पंजाब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, चाहे वो कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो उसका साइड इफेक्ट अब आने शुरू हुए। जब आपने 10 साल पीछे जाए तो पंजाबी गानों में जो गन कल्चर या मूछों को ता दे के दादागिरी या गैंगस्टर बनाना जो वो आए, वो अब उसका असर हम दिखा उसका रहे हैं। परिणाम है। सरकार अब कितनी सब लगी हुई है, उसका स्थायी हल तो कोई नहीं निकला, कि जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, समाज कंडेम नहीं करेगा कि ये कल्चर हमें नहीं चाहिए, गन कल्चर नहीं चाहिए, गाली वाला नहीं चाहिए, डॉन सिस्टम नहीं चाहिए, तो तब जाके इस पे रोक लगेगी। केवल कानून के द्वारा रोक पाना मैं समझता कि मुश्किल होगा। समाज को साथ साथ जागृत होना पड़ेगा, इनके विरुद्ध आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो गैंगस्टर हैं या जो तस्कर हैं, जो अपराधी हैं, तभी बात बनेगी, वैसे नहीं बनेगी। कानून व्यवस्था सरकार का जिम्मेवारी है, वो अपनी निभाए, जहाँ पे उसको कमजोरी लगती है वो विपक्ष का फर्ज है, विपक्ष वो कर रहा अपना फर्ज, और सरकार को भी उस बात को केवल इग्नोर नहीं करना चाहिए। विपक्ष ने कहा उसको गंभीरता से लेके जो कहीं कमी है उसको दूर करना चाहिए, ये कह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चा खास। अगले हफ्ते कुछ और नए मुद्दों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।